अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ हम लोगों को बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर ना कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और इन सिचुएशंस को हम लोगों को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो किस फॉर्म में लेकर आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। मतलब हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हम लोग करेंगे अगली क्लास में जब हम लोग सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहली सिचुएशन पर जब हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो चलिए बना लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के बीच में जब रिलेशन दे रखा है तो पहले देखो कि पहले क्या बोला है, देखो पहले बोला है लेंथ, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो इसका मतलब पहले लेंथ का जिक्र किया है और फिर उसके बाद में ब्रेथ का जिक्र कर रखा है। तो जब भी कभी हम लोगों को दो चीज के बीच में रिलेशन के लिए स्टेटमेंट दे रखा हो, तो दो चीजों के बीच में रिलेशन शो करने का स्टेटमेंट जब हम लोगों के सामने हो तो लेट करना होता है। तो किसको लेट करते हैं, जिस चीज के बारे में बाद में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दे रखा है और बाद में किसको डिस्कस किया है, ब्रेथ को। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लेकर चलना है तो किसको लेट करोगे, लेट करोगे तब ब्रेथ को। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई साहब रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, x होगी। करेक्ट है, तो लेट कर लिया हम लोगों ने, किसको लेट किया, ब्रेथ को लेट किया। अब एज पर द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो लेंथ होगी ना वो 1 more यानी कि 1 मीटर ज्यादा, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ के डबल से। तो जो लेंथ होगी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो ब्रेथ के डबल से भी 1 मीटर ज्यादा है। तो भाई साहब ब्रेथ अगर x है तो इसका डबल क्या होगा, इसका डबल होगा 2x और इससे भी 1 मीटर ज्यादा है तो इसका मतलब तब लेंथ हो जाएगी 2x + 1। तो जो लेंथ हुई ना वो 1 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ के डबल से। यही स्टेटमेंट हम लोगों को दिया था। ठीक है, तो अब बनाते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट किया हम लोगों ने, क्या लेट किया, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर ज्यादा किससे, ब्रेथ के डबल से, यानी कि तब हो गई 2x + 1। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास में ब्रेथ है और ये हम लोगों के पास में लेंथ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ द प्लॉट है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया क्या होता है, जब हम लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करें यानी कि एक रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है, क्या करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो किसको डिफाइन करेगा, एरिया को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो लेंथ की जगह पर रखो भाई 2x + 1 और इनटू में ब्रेथ कितनी है, x है और ये किसके बराबर होना चाहिए, 528 मीटर स्क्वायर के। अब क्या करिए, ब्रैकेट के बाहर x है तो x क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब x का मल्टीप्लाई हम लोग 2x के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 2x², x का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा x और इक्वल के इधर क्या है 528। अब ऐसा करो 528 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये वाला टर्म एज इट इज 2x² प्लस ये वाला टर्म एज इट इज, और इसको ट्रांसपोज करना है तो माइनस में आएगा, माइनस का 528 एंड दिस इक्वल टू, तब इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं का मतलब 0। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में कर दिया तो कैसी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे भाई साहब, ये कैसा टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, ये कैसा टर्म है, लीनियर टर्म है और ये कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0 जैसी फॉर्म में लेकर आ गए। मतलब इस सिचुएशन को हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया किसकी फॉर्म में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, और यही हो गया आंसर। जब हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक के लिए बोला था। आई थिंक इस सिचुएशन क्लियर हो गई है। क्लियर है, तो अब आते हैं हम लोग अगली सिचुएशन पर, और इस सिचुएशन में हम लोगों को बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
और इन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हम लोगों को दे रखा है कितना 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स चाहिए। अच्छा, जब हम लोग कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो कुछ एक एग्जांपल्स बता सकते हो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 5 और इसी तरीके से आगे नंबर्स। तो सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, करेक्ट। तो जब भी कभी हम लोग दो लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इनके बीच में गैप कितना होता है? देखो इनके बीच में गैप होता है +1 का, करेक्ट। इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 1, इस इंटीजर में से इसको माइनस करेंगे तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा? प्लस का 1 मिलेगा। इन दोनों इंटीजर्स की बात करें तो इनके बीच में भी गैप कितना हुआ? 1 का गैप होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होता है? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 का डिफरेंस होता है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनके बीच में गैप अगर 1 का होता है तो हम लोग लेट कर लेते हैं। सो लेट द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू व्हाट? x मान लिया। देयरफॉर अगर क्या होगा, अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला +1 होगा ना, है ना। जो भी इंटीजर दिया उसी में क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला इंटीजर 2 है तो हमें इसके बाद वाला चाहिए तो क्या करें? इस 2 में 1 प्लस कर दें तो अगला वाला आ जाएगा। इसके बाद एक और चाहिए तो 3 में 1 प्लस कर दें तो अगला वाला आ जाएगा। तो अगला वाला फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं। तो मान लिया कि फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है। देयरफॉर द सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड इंटीजर तब हो जाएगा x + 1। तो ये हुए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 306 के बराबर है। तो हम लोगों को दे रखा है क्या? प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितना दिया? 306। और हमारे हिसाब से क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ये दोनों है कंसेक्यूटिव, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से होना चाहिए x × x + 1, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट आ जाएगा। इस साइड में 306 है, एज इट इज रख दीजिए। अब ब्रैकेट के बाहर x है तो दोनों टर्म्स को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को x²। x का मल्टीप्लाई जब 1 में कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा x, और इक्वल के इधर देखें तो 306 है। ऐसा करिए 306 को भी इधर लेकर आ जाइए तो बना x² प्लस का x, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 306, और इक्वल के इधर तक क्या रह जाएगा? 0। और अब हम लोग देखें तो क्वाड्रेटिक टर्म है जी, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, यानी कि फॉर्म बन गई किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, करेक्ट है। तो ये आंसर हो गया भाई इस पार्ट का। अब अगली सिचुएशन पर हम लोग आए तो इसमें हम लोगों को बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मम्मा है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और 3 साल के बाद में, फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल के बाद में जो रोहन और रोहन की मम्मा की एज होगी उन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के बराबर होगा। देन वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तब हमें क्या चाहिए? तब हम लोगों को रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और इस सिचुएशन के लिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को चाहिए भाई रोहन्स प्रेजेंट एज, और अगर रोहन की प्रेजेंट एज हम लोगों को चाहिए तो इसी को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज निकालनी होती है आमतौर पर उसी को लेट कर लिया जाता है। तो let the present age of Rohan इक्वल टू x years। तो मान लिया आज की डेट में रोहन की एज कितनी है? x years है। ठीक है, therefore the present age of रोहन्स मॉम कितनी होगी? देखो मॉम 26 इयर्स ज्यादा बड़ी है ना, किससे? रोहन से। तो रोहन की अगर x इयर्स एज है तो मॉम 26 इयर्स ज्यादा होंगी, किससे? x से, यानी कि मॉम की तब प्रेजेंट एज होगी x + 26 इयर्स। आई थिंक ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? आज से 3 साल के बाद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग लगा देते हैं, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, या फिर आफ्टर 3 इयर्स कह दो। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मींस आज से 3 साल के बाद में अगर हम लोग रोहन की एज निकालें, रोहन्स एज, तो भाई आज की डेट में रोहन कितने साल का है? x इयर्स का है। तो 3 साल के बाद कितने का होगा? भाई आज की डेट में अगर आप 10 साल के हो तो 2 साल के बाद में कितने के होंगे? तो क्या करें? 2 प्लस कर दें तो 12 साल के हो जाएंगे, करेक्ट है। अगर आज की डेट में आप 13 इयर्स के हैं
तो 3 साल के बाद में कितने के होंगे, तो 3 प्लस कर दें यानी कि 16 के हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर है भाई। रोहन की आज की एज क्या है, यानी कि प्रेजेंट एज है x ईयर्स। तो 3 साल के बाद में रोहन कितने साल का होगा के लिए क्या करें भाई, प्रेजेंट एज में जितने साल बाद की बात चल रही है वो प्लस कर दें। तो इसका मतलब 3 साल के बाद में रोहन की एज कितनी होगी, x प्लस 3 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से रोहन की मॉम की एज अगर हम लोग निकालें, तो क्योंकि मॉम आज की डेट में कितने साल की है, x प्लस 26 ईयर्स की है। तो आज की डेट है, आज की डेट में एज है x प्लस 26। बस इसमें क्या करें, 3 साल के बाद में 3 साल ही एज बढ़ेगी इनकी, यानी कि 3 और प्लस कर दो। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 26 प्लस 3। तो इस तरीके से क्या मिलेगा, x प्लस 29। ठीक है, तो 3 साल के बाद में रोहन की एज होगी x प्लस 3 और 3 साल के बाद में रोहन की मॉम की एज होगी x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है कि भाई दोनों की एजेस का, कौन सी एजेस का, जो 3 साल के बाद में एजेस होंगी, उन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग भाई रोहन की 3 साल के बाद में एज कितनी होगी, उसकी एज होगी x प्लस 3 और मॉम की कितनी होगी, मॉम की एज होगी x प्लस 29। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली हमारे हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से ये 360 और ये डिग्री नहीं है, सॉरी। ठीक है, सो कितना है, 360 है, करेक्ट है। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भाई सब x को पकड़ के चलो, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर मिला, x का मल्टीप्लाई फिर 29 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 29x। अब 3 को पकड़े तो 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मिलेगा 3x, और जब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 29 के साथ में करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा तब 87, और इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है 360। x स्क्वायर एज इट इज रखिए, 29x और 3x कितना हो जाएगा, 9 तो 11 एक 12 यानी कि 32x मिला। ठीक है, प्लस का 87 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, और इस 360 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 360 तब इधर रह जाएगा 0। फिर से लिखें तो x स्क्वायर एज इट इज, इसको एज इट इज यानी कि 32x। अब ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो भैया माइनस का साइन लगाओ और बड़े में से कर दो छोटे को माइनस। तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, यहाँ 5 रह जाएगा तो 15 बच जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ मिलेगा 2। ठीक है, और इक्वल के इधर क्या आ गया, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म, और ये आ गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर दिया कैसी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, राइट। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस पार्ट का। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये सीखा। इसके बाद में हम लोगों ने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, साथ में किसी भी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों की तीनों चीजें बखूबी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और उन तरीकों से कैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।